हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात सभी को। और एक बार फिर से मैं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन से मॉडल पेपर 15 सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब आप लोगों को चाहिए कि फास्ट रिवीजन करना है और जहां पर डाउट हो रहा है उन क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को 9005124256 पर व्हाट्सअप करना है और लिखना है यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीडीएफ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि हिस्ट्री से है। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? गुप्त, शक या सातवाहन या वर्धन? तो अजंता के जो चित्र थे सर्वाधिक पूछ रहा है किसके शासनकाल में अजंता के अनेक चित्र जो है बनाए गए, यानी ज्यादा चित्र किसके बनाए गए? तो वो गुप्त काल के। किस काल में? गुप्त काल में बनाए गए थे। एक और बात याद करेंगे कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये अजंता की गुफाएं स्थित है। और इनका जो निर्माण था वो ईसा पूर्व की जो दूसरी शताब्दी थी उससे लेकर के 7वीं शताब्दी तक किया गया। और यहाँ की जो गुफा नंबर 16, 17, 19 यानी गुफा नंबर 16, 17 और 19, 16, 17 एंड 19 ये जो है ये गुप्त काल में बने हुए चित्र हैं। और इसमें जो है 17वीं जो गुफा है इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं। इसे चित्रशाला कहा गया है। किसे? जो 17वीं गुफा है इसमें जो विभिन्न प्रकार के चित्र हैं इस वजह से इसे चित्रशाला कहा गया है। और अधिकतर जो चित्र यहाँ पर मिलते हैं वो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनके जन्म, जीवन और महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? ये क्वेश्चन है, एक हिंदू ग्रंथ या हिंदू पुराण या हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत या वेद। सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले ये दार्शनिक सिद्धांत है। उपनिषद का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये उप और निस दो धातुओं से मिलकर बना है। उप और निस दो धातुओं से मिलकर बना है। उप का जो अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और निस का जो अर्थ है वो बैठना होता है। निस का अर्थ क्या होता है? बैठना होता है। यानी छात्र गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान सीखता था, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, सुल्तान लोदी या खिज्र हयात लोदी? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका इब्राहिम लोदी। जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वो आपका इब्राहिम लोदी था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद ये शासनारूढ़ हुआ था। और 1526 ईस्वी में बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे जानते हैं हम लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और इस युद्ध में मारा गया और मुगलों का यहां से शासन स्थापित हुआ। याद रखेंगे इतने पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत को जब आजादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारत के उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड फॉकलैंड या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, तब उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा की पहल की थी या अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी? फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग भारत के ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा की पहल की भारत में। और कब?
7 मार्च 1835 ईस्वी को इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। कब? 7 मार्च 1835। इसमें अंग्रेजी भाषा का इन्होंने प्रारंभिक पहल किया था, याद रखेंगे। 7 मार्च 1835 ऑलार्ड वेंटिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? कौन मध्यम मार्गी नहीं है? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, जो बाल गंगाधर तिलक हैं ये मध्यम मार्गी नहीं है, बल्कि ये गर्म दल के नेता थे। किसके? गर्म दल के नेता थे। बाद बाकी फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये सभी मध्यम मार्गी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या चित्तरंजन दास। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बारदोली सत्याग्रह जो था वो 1928 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1928 ईस्वी में। और यह एक कर विरोधी आंदोलन था। कैसा? कर विरोधी आंदोलन था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसका ही बाद में नाम चलकर ब्रह्म समाज हो गया। याद रखेंगे, जब इन्होंने स्थापना की थी तब उसका नाम ब्रह्म सभा था और बाद में उसी का नाम ब्रह्म समाज पड़ गया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर 1944, 22 दिसंबर 1944 सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, नागालैंड में। कहां? नागालैंड में। 4 फरवरी 1944 को इन्होंने कोहिमा में और 22 दिसंबर 1944 ईस्वी को कोहिमा में ही इन्होंने झंडा गाड़ दिया था। और 30 दिसंबर 1945 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झंडा फहराया। तो याद रखेंगे 22 दिसंबर 1944 को जो कोहिमा है वहां नागालैंड, वहां पर इन्होंने झंडा फहराया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये कथन किसका है? यानी किसने कहा है कि भारत की आत्मा जो है वो गांवों में निवास करती है? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच या 90 डिग्री ग्रीनविच या 270 डिग्री ग्रीनविच। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? चट्टानों का खिसकाव, वनों का ह्रास, भूगर्भिक हलचल या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि चट्टानों का खिसकाव, वनों का ह्रास और भूगर्भिक जो हलचल है इसकी वजह से ही भूस्खलन होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका में अवस्थित है और यहाँ पर जो तापमान है वो -28 डिग्री से, और गर्मियों में जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस महाद्वीप में लगभग 98%, कितना? लगभग 98% भाग जो है वो बर्फ से ही ढका रहता है।
भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जल विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग या पैकिंग उद्योग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो उत्पादन उद्योग है। इनसे जो ठोस अपशिष्ट हैं, यहां से जैसे कूड़ा कचरा, तोड़ फोड़ से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, ये विभिन्न प्रकार के जो भी धातु और रेडमी धर्मी पदार्थ हैं, ये सभी उत्पादन उद्योग से ही निकलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो अपशिष्ट उत्पन्न होता है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उत्पादन उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि को, सेवाएं, भारी उद्योग या विदेशी व्यापार? जो दूसरी आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 चली। कब चली? 1956 से 1961 ईस्वी के मध्य आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली और इसका जो उद्देश्य था वो आपका था भारी उद्योगों को प्राथमिकता देना। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर या 3 से 4 हेक्टेयर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच के जो किसान हैं उन्हें छोटे किसानों की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? कृषि, नागर विमानन, रक्षा या सामाजिक न्याय? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नागर विमानन से यह संबंधित है उड़ान योजना। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, तो ये क्या कहेगा? प्रतिगामी कर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मौद्रिक नीति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां जरूर ध्यान देंगे आप लोग, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, फिर वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जो आपका इसमें राइट नहीं है यानी अर्थात जो गलत है वो आपको चुनना है। तो उसका राइट आंसर है आपका सी है, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। ये आपका गलत है क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक स्थानीय निकाय है जो हर 2 वर्ष बाद नए सदस्यों द्वारा परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट, संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लेता है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 355? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। जो अनुच्छेद आपका 356 है यानी आर्टिकल 356, इसके तहत जो राष्ट्रपति है वो अपने हाथों में राज्य का प्रशासन ले सकता है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें, 44वें, 52वें या 56वें? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 42वें। जो 42वें संविधान संशोधन हुए ये 1976 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता, भूभागी अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कि संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली को संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी?
बताना है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। दिस इज द योर राइट आंसर। और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। और ये जो व्यवस्था थी वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आधारित थी। और ये राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया बाद में। तो ये दोनों राज्य थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? अपकेंद्रण या वर्णलेखकी जिसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, स्विकिरणीय चित्रण यानी ऑटो रेडियोग्राफी, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्विकिरणीय चित्रण अर्थात ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट, ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दोषपूर्ण कपाट अर्थात बॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सह संयोजक बॉन्ड किसमें होता है? Na2S, AlCl3, NaH, MgCl2। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, AlCl3। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है तो वे किसके कारण ठंडी हो जाती है? उत्क्रम माप में अपरिवर्तन, गतिज ऊर्जा में कमी, वेग में कमी, या काम करने में ऊर्जा व्यय। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, काम करने में ऊर्जा व्यय। मेसान कहां पाए जाते हैं? मेसान कहां पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में, या लेजर बीम में। राइट आंसर ऑप्शन डी, लेजर बीम में। जो मेसान है वो लेजर बीम में पाए जाते हैं। सामान्य हिंदी से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अल्प, कई, बहुत, बहु, या सर्व। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बहु। अल्प अर्थात बहु। शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। अंबर का आपको समानार्थक जो नहीं है वो ढूंढना है। आकाश, कपास, वस्त्र, धातु। 37 का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, धातु। जो अंबर का आपका समानार्थक शब्द नहीं है वो धातु नहीं है, बल्कि अन्य सभी हैं, जैसे आकाश, वस्त्र और कपास। ये सभी अंबर के समानार्थी शब्द हैं, धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है खीर, जल, दूध, नीर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दूध। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? अस्थि, बेगम, चपरासी, या जमीन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो अस्थि है ये आपका तत्सम शब्द है, बाद बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। चालीसवां क्वेश्चन देखिए कि निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, जो सही नहीं है उसे पहचानना है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी होगा कि कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। ये वाक्य शुद्ध नहीं है कि कई बार हम कोई चीज से, किसी चीज से होना चाहिए कि किसी भी चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, यहाँ किसी होना चाहिए। इस प्रकार ये आपका रॉन्ग है, तो थर्ड आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कैसा? एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, केरला, गुजरात,
महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमट का परीक्षण किया है? जापान, चीन, रूस, अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन सी रूस। ये रूस की मिसाइल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़े। किसके नीति अनुसंधान कार्य पत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है? योजना आयोग, यूनेस्को या विश्व बैंक या शिक्षा आयोग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी विश्व बैंक के अनुसार। हाल ही में विजडन अल्मनैक द्वारा किन भारतीय क्रिकेटरों को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ए मोहम्मद शमी, विराट कोहली, शिखर धवन, कुलदीप यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। राइट आंसर इज ऑप्शन डी रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? शुक्र, बुध, शनि, चंद्रमा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चल। किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी हरियाणा की टीम ने। हरियाणा की टीम ने तमिलनाडु को 3-1 से हराकर ये 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है। टूर्नामेंट जो था वो 6 से 17 अप्रैल तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है आपका 11 मई को। किस राज्य सरकार ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सांस अभियान शुरू किया? इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सांस अभियान किससे संबंधित है, तो ये निमोनिया रोग से, और इसमें मृत्यु दर कम करने के लिए इसको लाया गया है सांस अभियान को। ये कहाँ चलाया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान सरकार द्वारा? किसके द्वारा ये चलाया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले द्वारा किस देश के शहर मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। इसका राइट आंसर है आपका, पहले क्वेश्चन ऑप्शन सुन लीजिए, स्पेन, जापान, ग्वाडलजारा या चीन। राइट आंसर इज ग्वाडलजारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? केरल, पंजाब, गुजरात, असम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी असम में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? बीजिंग में, लॉस एंजल्स में, लंदन में या पेरिस में? राइट आंसर इज ऑप्शन डी पेरिस में आयोजित किए जाने हैं। और कब से होंगे? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये पेरिस में होंगे, जो कि पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए, एक सींग वाले गधे के लिए या यूरेनियम के भंडारों के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो जादूगोड़ा है ये यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। ये झारखंड का
पूर्वी सिंहभूम जिला है और जादूगुड़ा गांव की एक यूरेनियम की खदान है। याद रखेंगे, झारखंड का है, ये कहां का है? झारखंड। झारखंड का जो सिंहभूम जिला है उसी में जादूगुड़ा, ये एक विलेज है, गांव है, यूरेनियम की इसमें खान पाई जाती है, इसलिए ये जाना जाता है यूरेनियम भंडार के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा के सभापति को, लोकपाल को, दिल्ली के उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20, 10, 15 या 12? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 20। प्रश्नों की संख्या 20 होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? सिक्किम की जनजाति कौन सी है? अंगामी, भूटिया, गोंड, चैंचू? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो भूटिया जनजाति है ये सिक्किम में निवास करती है। सिक्किम की अन्य जातियां हैं लेप्चा, नेपाली, इन्हीं का एक ये समूह है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? दत्तू भोकानल कबड्डी से, तीरंदाजी से, घुड़सवारी से या नौकायन से? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये नौकायन से संबंधित है और रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय रोवर हैं। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? 3, 2, 5 या 1? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? कलम, मधुबनी, लघु चित्रकला या बारली? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बारली। अब हिंदी का गद्यांश है, इसको 2-3 बार पढ़ना है आप लोगों को, फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9005124256 पर व्हाट्सएप करें और लिखें UPSSC पेट पीडीएफ। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। कन्नड़ साहित्य के इतिहास में कवि मुद्दड़ का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। उसका असली नाम लक्ष्मी नारायण था। वे मंगलूर जिले के नंदलिके में पैदा हुए थे। बचपन में आप अपनी माता के साथ पुराण और कीर्तन सुनने जाते थे। यक्षगान देखने में आपको बड़ा आनंद मिलता था। आप यक्षगान में अभिनय करते थे, यक्षगान लिखने भी लगे। उडुपी के एक उच्च विद्यालय में आप व्यायाम शिक्षक का काम करने लगे। स्वाध्याय से आपने संस्कृत साहित्य में पांडित्य पाया। श्री रामा सुमेध, अद्भुत रामायण, कुमार विजय आदि आपकी रचनाएं हैं। कवि मुद्दड़ की पत्नी का नाम मनोरमा था। घर की गरीबी के कारण ये श्रेष्ठ कवि अपनी 31 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग से स्वर्ग सिधारे। तो पहला क्वेश्चन इस पर आधारित है कि कवि मुद्दड़ का असली नाम क्या था? नारायण, लक्ष्मण या लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मण? अगर आप लोगों ने पैराग्राफ सही से पढ़ा है तो आप लोग सटीक आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका लक्ष्मी नारायण, कि कवि जो मुद्दड़ का असली नाम था वो लक्ष्मी नारायण था। अगला क्वेश्चन, कवि मुद्दड़ गांव में पैदा हुए थे, किसमें? नंदलिके, नलंद, नंदलिखे या उडुपी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नंदलिके गांव में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन, कवि मुद्दड़ एक उच्च विद्यालय में का शिक्षक का काम करने लगे। कन्नड़ भाषा, व्यायाम, संस्कृत भाषा या अंग्रेजी भाषा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कवि मुद्दड़ एक उच्च विद्यालय में व्यायाम का शिक्षक का काम करने लगे। अगला पैराग्राफ रीड करेंगे।
हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम पांडु था। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। किससे? गुरु द्रोणाचार्य से। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे, अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु ने एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? अर्जुन के अलावा सभी राजकुमारों ने कहा, मुझे पेड़, चिड़िया दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन की बारी आया, उसने कहा, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। जब गुरुजी ने सभी को बारी बारी से बाण चलाने को कहा तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा, बाकी भाइयों के निशाने चूक गए। जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तो इस पर आधारित पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पांडव के पुत्र थे कितने? पांडव किसके पुत्र थे? द्रोण, पांडु, भीम, अर्जुन पांडव के पुत्र थे। यहाँ पर क्या फिल करना है आप लोगों को, वो पूछ रहा है। द्रोण या पांडु या भीम या अर्जुन के? जो पांडव थे किसके पुत्र थे? द्रोण के, पांडु के, भीम के, अर्जुन के। तो 76 का जो राइट आंसर बनेगा वो आप लोगों को कमेंट करना है। पांडु के। जो पांडव थे वो किसके पुत्र थे? पांडु के थे। अगला क्वेश्चन, पांडव थे कितने थे? 3, 4, 5 या 2? तो पांडव 5 थे। अगला क्वेश्चन, पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे क्या? अस्त्र शस्त्र चलाना, तैरना, संगीत या नाट्य? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। गुरुजी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की पर बाण मारने को कहा। किस पर? आंख पर। आंख पे तो कहा था, याद रखेंगे। गुरुजी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा था, तो ये उसका आंसर आंख हो गया। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन कि बाण चलाने में का निशाना ठीक लगा। किसका निशाना सही लगा था? भीम, नकुल, सहदेव या अर्जुन का? तो अर्जुन का जो निशाना था वो बिल्कुल सटीक लगा था। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।